हेलो फ्रेंड, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपका अपने चैनल अंतिल अकेडमी। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट में जो आपके 15 मार्क्स के गद्यांश और पद्यांश आते हैं उनको लेके, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके मन में ये रहता है कि भाई कैसे सोल्व करें, या कोई शॉर्ट ट्रिक हो या कोई ट्रिक हो जिसके द्वारा हम जल्दी से सोल्व कर सके। तो ट्रिक तो हम नहीं कह सकते, परंतु एक तरीका होता है कि कैसे गद्यांश को सोल्व किया जाए और कैसे पद्यांश को सोल्व किया जाए। तो टोटल आपकी जो हिंदी होती है वो आती है आपकी 30 नंबर की। टोटल आती है आपकी 30 नंबर की, जिसमें से आपके 15 नंबर होते हैं गद्यांश के और पद्यांश के, और 15 मार्क्स की होती है आपकी पेडागोजी। तो ये जो 15 नंबर है वो आप पक्के कर सकते हो अगर आपको तरीका पता चल जाए कि कैसे हमें जो है गद्यांश और पद्यांश सोल्व करने चाहिए। जो ये 15 नंबर होते हैं ये दो में डिवाइड होते हैं। कई बार क्या होता है कि 8 नंबर का पद्यांश पूछ लिया जाता है, 7 नंबर का गद्यांश पूछ लिया जाता है। मतलब एक जो पोएम टाइप का होता है वो आता है, और एक जो आपका गद्यांश आता है। तो और जो आपका अगस्त 2023 में पेपर हुआ उसमें तो ये हो गया कि जो 6 नंबर का था वो पोएम वाला आया था और 9 नंबर का आपका वैसे आया था। तो कहने का मतलब ये है टोटल आएंगे आपके 15 मार्क्स के पद्यांश गद्यांश आएंगे। तो एक तरीके से हेल्प मिल जाती है स्कोरिंग करने में कि 15 नंबर हम यहाँ से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और ज़्यादा ग्रामर भी नहीं पूछी जाती। जिन्होंने ग्रामर पढ़ ली अच्छी बात है, जिन्होंने अब तक ग्रामर नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ग्रामर पूछी नहीं जाती। ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक जो ग्रामर होती है वो आती है। जैसे तत्सम आ गए, तत्सम तो आ ही जाता है क्वेश्चन, तद्भव पूछ लिया आपसे, और सर्वनाम पूछ लेता है कई बार, संज्ञा पूछ लेता है कई बार, और समानार्थी शब्द पूछ लेता है, मुहावरे आ जाते हैं। तो ये आपकी बेसिक सी जो ग्रामर है वो ही आती है, बाहर से कुछ नहीं आता, ज़्यादा टिपिकल नहीं आती जैसे एस्टेट वगैरह में आती है, ऐसे नहीं आती। तो अब अलग से आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टाइम इतना आपके पास है नहीं। तो आपकी जो नॉलेज है जो आपने अपनी टीचिंग में या ग्रेजुएशन में 11th-12th में जो पढ़ी है वही ग्रामर आएगी। तो अब ग्रामर कंटेंट को देने का टाइम है नहीं कि आप उसको कंटेंट को टाइम दो, तत्सम पढ़ो तद्भव पढ़ो, तो इतना टाइम है नहीं। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये गद्यांश पद्यांश सोल्व करके देखिए, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना टाइम मुझे उसमें लग रहा है। क्योंकि हिंदी आपका एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ से अगर आपके 30 में से आपके 28-27 नंबर बन जाते हैं तो बहुत, मतलब कहते हैं कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये आपके लिए। तो कोशिश करिएगा कि हिंदी में मार्क्स कम कटे, कम से कम कटे। 15 नंबर के तो आपके गद्यांश पद्यांश हो गए, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी। तो पेडागोजी के लिए भी अब आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे सोल्व करना चाहिए अपना जब पेपर में गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान यही रखना है कि हम जो भी हमारा, जैसे हमसे पूछ लिया गया, जैसे पद्यांश में हमारा पूछ लिया गया कि भाई ये पद्यांश दे रखा, तो उसको देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना। और एक बात और, जब कभी भी आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है वो आपको चुननी चाहिए हिंदी। क्यों चुननी चाहिए हिंदी? क्योंकि जब हम लैंग्वेज 1 लेते हैं तो उसमें एक जो आपका पोइट्री का ये पैसेज आता है जिसको हम पद्यांश बोलते हैं। अगर हम लैंग्वेज 1 हम इंग्लिश ले लेते हैं तो ये पोइट्री वाला आएगा वहाँ पे, और पोइट्री में कहीं नहीं कहीं हम मार खा जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप फॉर्म भरते हैं सीटेट का तो उसमें लैंग्वेज 1 जो है वो हमेशा हिंदी लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक जो आपका ये पोएम वाला आएगा जिसको हम पद्यांश कहते हैं, और एक आपका गद्यांश आएगा। तो हिंदी में आप कहीं ना कहीं सोल्व कर जाओगे। जैसे 6 नंबर का आया, 7 नंबर का आया, तो उसमें से आप 6 नंबर ले सकते हो। परंतु क्या होता है, जैसे हम
मैं अपने आप को भी लेती हूँ, जैसे हम भाई जिनकी इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था पहले, वो मार खा जाते इंग्लिश में, इसलिए आपको जो लैंग्वेज वन है वो क्या लेनी चाहिए, हिंदी लेनी चाहिए। उसमें पोइट्री का आता है, फिर आपका वो गद्यांश आता है। और जब लैंग्वेज टू हम लेते हैं, लैंग्वेज टू अगर हम इंग्लिश लेते हैं तो उसमें आपके जो दोनों पैसेज होते हैं, जो दोनों होते हैं, उसमें पोइट्री नहीं आती, फिर आपके वहाँ पर दोनों गद्यांश आते हैं। कहने का मतलब है जो अनसीज पैसेज होते हैं वो गद्यांश टाइप कहेंगे, वहाँ पर पोइट्री वाला पैसेज नहीं आएगा। तो एक तरीके से ये आसानी हो जाती है कि पोइट्री में हम मार ना खाए, इसलिए हमेशा लैंग्वेज जो टू है वो क्या लेनी चाहिए, इंग्लिश लेनी चाहिए। तो ये थी भैया बेसिक सी बात। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो पहले हम सोल्व करना सीखेंगे कि जो पद्यांश है जो पोइट्री में से आता है उसको कैसे सोल्व करें। तो सबसे इसके 2-3 तरीके। सबसे पहला जो है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा ये है इसको क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए। एक रीड किया, दूसरी बार एक बार जल्दी जल्दी फटाफट, फिर से 2 बार इसको क्या करो, रीड करो। फिर इसका जो भाव है उसको समझो कि ये क्या कह रहा है, मतलब किसके बारे में। 2 बार आप पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आ जाएगा, इसका भाव समझ में आ जाएगा। फिर जो क्वेश्चन और जो आंसर दे रखे हैं वो किसके अकॉर्डिंग देने, आपको किसके अकॉर्डिंग देने हैं, वो आपको इसके अकॉर्डिंग देने, पैसेज के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आपने आपके कि हाँ ऐसा होता है, अपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग नहीं देने। जो आपसे पैसेज में बात की गई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो ये 2-3 तरीके हैं वो आपको ध्यान में रखने। फोर्थ, अगर कोई समानार्थी आ गया या मुहावरा आ गया तो वहाँ पर आपको वो जो आपने पीछे 7th 8th 9th 10th जो भी आपने बेसिक ग्रामर पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सोचना है, परंतु वहाँ भी आंसर देते टाइम किस चीज़ को ध्यान में रखना है, अपने पैसेज को ध्यान में रखना है। आगे होगी इतनी बात तो समझ में। तो चलिए अब आप आते हैं अपने पद्यांश पे, पढ़ते हैं क्या दे रखा है। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। गए लक्ष्य जो सादे हैं तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से न डर, चल किश्ती उठा, सागर में उतर। हे रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल किश्ती उठा, सागर में उतर। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या कही गई है कि कहीं ना कहीं इंसान को मोटिवेट किया गया है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें तूफान से मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो मुसीबतें आती हैं उनसे हमें नहीं डरना चाहिए। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सागर में उतरने का मतलब है कि जो हमने लक्ष्य धारा है उसको प्राप्त करने के लिए सागर में उतरना या आगे बढ़ना। तो इस तरीके से 1-2 बार इसको पहले रीड करें, फिर अपने क्वेश्चन पर आए। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है, कविता के अनुसार अपने सपनों को, मतलब सपने जो हैं आपके पोएम के अकॉर्डिंग को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो अपने कविता के अनुसार सपने पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, अनुकूल परिस्थितियाँ होना, सपन देख पाना, धन संपदा का होना। तो देखिए हमने पोएम में पढ़ा था कि अगर हमें अपने सपने पाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तूफानों से नहीं डरना है, और अपने पाने हैं तो बन जाते वो दीवाने हैं। दीवाने मतलब वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। जिसने लक्ष्य साध लिया है वो उसको पाने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो इस तरीके का हमने पढ़ा। तो अब ऑप्शन में देखिए, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, तो ये कहीं ना कहीं हमारा आंसर सही जा रहा है कि अपने सपने को अगर हमें पूर्ण करना है तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, निष्ठा और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति। ऑप्शंस
मानव को हरा देती हैं, सदैव नहीं रहती, मानव को सशक्त बनाती हैं, सदैव बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं पोएम क्या, वैसे भी आपने सुना होगा कि जीवन में जो दुख सुख हैं वो चलते रहते हैं। वो कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी आशा है तो निराशा है, तो इनकी स्थिति क्या होती है, सदैव बनी रहती है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, शहर का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है शहर का अर्थ है। अब आप पोएम में देखिए, ये अपने आप नहीं सोचना, ये आपको जो पोएम दे रखी है उसके भाव से आंसर देना है। यहाँ पर आपका पूछा गया है, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। अपनी शहर का मतलब है कि अपनी भी एक सुबह आएगी। तो सुबह देखिए क्या ऑप्शन में दे रखा है हमें, हाँ जी दे रखा है। तो शहर का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुबह, कि अपनी भी एक दिन क्या आएगी, सुबह आएगी, मतलब एक दिन हमें भी क्या मिलेगी, जीत मिलेगी, हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी पंक्ति इन जो मनुष्य है उसके मनोबल को बढ़ाती है। तो ये आपने पढ़ा था लास्ट में कि आएगी अपनी भी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो ये क्या है, ये मनुष्य को क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, उसके मनोबल को बढ़ा रही है। तो देखिए क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, गए लक्ष्य जो सादा है तूने, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में, दे रखा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित रहेगा। कि अगर हम मुख्य स्वर की बात करें तो कि उस वाक्यांश कौन सा उचित रहेगा। जैसे अगर हम गद्यांश में पढ़ेंगे तो हमसे शीर्षक पूछ लिया जाता है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, वाक्यांश की कौन सा वाक्यांश है जो उचित रहेगा। तो आपने 2 बार पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तो आपको पता चल गया होगा कि जो मुख्य वाक्यांश है वो क्या सही रहेगा। तो इसमें कहीं नहीं कहीं है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, मतलब देखिए सागर में उतर, सागर में उतर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो उचित वाक्यांश है वो क्या रहेगा, सागर में उतर। क्या ऑप्शन में दे रखा है, जो सादा है तूने, सागर में उतर, एक दिन आएगी हे रात अंधेरी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो 2nd है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिकर का समानार्थी, देखिए यहाँ पर बेसिक सी जो ग्रामर है वो आपसे पूछी गई है, आपको पता होगा फिकर का समानार्थी सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपकी चिंता। ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए गद्यांश से आए हैं आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन। कई बार क्या होता है 7 का आ जाता है, मतलब अब ये 6 का आया तो आपका जो गद्यांश है वो कितने का आएगा, 9 का आएगा ये कितने टोटल 15 मार्क्स का ही आएगा। और ये जो हम सोल्व करके देख रहे हैं ये आपका अगस्त 2023 में आए हुए पेपर का गद्यांश और पद्यांश। अब आते हैं हम अपने पद्यांश पर। इसमें भी आपको यही करना है, पहले क्या करना है, रीड करना है, फिर क्या करना है, इसके भाव को समझना है, फिर क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं अकॉर्डिंग टू आपके गद्यांश कि जो आपके गद्यांश में जो भाव है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। ध्यान से पढ़ना था कि आपको माइंड में बना रहे कि मैंने क्या पैसेज पढ़ा या क्या गद्यांश पढ़ा। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। किस दौर के, भक्ति मार्ग के। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जो सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची भक्ति प्राप्ति करने में मदद नहीं करेंगे तो उन्होंने तुरंत भक्ति भाव को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए
एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। तो हमने पूरा पैसेज पढ़ा, पूरा गद्यांश पढ़ा, तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, भक्ति भाव की, भक्ति योग की, कर्म योग की। तो अब हमने एक बार पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देखिए। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्यांश के लेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? इस दौर के लोग बुद्धिमान थे। तो ऑप्शन पढ़िए। बौद्धिक दृष्टि खोजने वाले धनी लोगों की, मानव इतिहास में नाम दर्ज कराने वाले लोगों की, 9-10 हजार वर्ष पूर्व लोगों की, मानव इतिहास में लगभग लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की। तो इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। तो किस दौर के लोग? आप वापस पैसेज पर आइए। आपने पढ़ा, कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे महत्वपूर्ण थे। तो किस दौर के? 9-10 हजार साल पहले जो लोग थे, बौद्धिक दृष्टिकोण के लोग थे, जिन्होंने भक्ति मार्ग की खोज की थी, तो वो लोग बुद्धिमान थे। तो आपका इस तरीके से क्या आंसर हो जाएगा कि 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की जो है बात यहाँ पर हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ढूंढ लिया आपने इजीली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भक्ति योग का महत्व है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ज्ञान योग की प्राप्ति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, कर्म योग की प्राप्ति में। तो ये भी आपने पढ़ा है। देखिए, आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन है। जब सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्हें तुरंत भक्ति योग में अपना लिया। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा कि वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। यही पढ़ा है ना आपने यहाँ पर कि सच्ची प्रगति प्राप्त करने के लिए हमें किस योग की जरूरत पड़ेगी? भक्ति योग की जरूरत पड़ेगी। हमें भक्ति योग को अपनाना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि वास्तविक प्रगति में हमें किसका महत्व या किसकी सहायता हमें लेनी पड़ेगी? भक्ति योग की सहायता हमें लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे आसानी से। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई गद्यांश में बात किसकी हो रही है, डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। ये अब आपने पढ़ा है कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? भक्ति मार्ग को कौन सशक्त करेंगे? ये भी आपने अभी पढ़ा था। यही मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्हें भक्ति योग को अपना लिया। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा कि कर्म योग और ज्ञान योग। ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में देख रखा है? पढ़िए, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका ठीक हो जाएगा कि कर्म योग और ज्ञान योग। तो इस तरीके से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये ध्यान रखना, आपको आंसर यहाँ पैसेज के अकॉर्डिंग ही देना है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब की बार तो पेपर आपका ऑफलाइन है, तो जब आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड लगे उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि पेन आप लेके जाओगे तो जो इम्पोर्टेंट या कोई वर्ड ऐसा है जिसको आपको लग रहा है कि ग्रामर में पूछ लिया जाए, समानार्थी है या मुहावरा है या स्त्री, उनको अंडरलाइन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का सर्वाधिक महत्व है। तो आपने पूरा
गद्यांश पढ़ा तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि किसका बहुत महत्व, ये भी आपने यहाँ पर पढ़ा था, मैंने पहले ही कहा है आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। तो किसका महत्व बहुत अधिक है, गद्यांश के आधार पर कहा है। तो आप अपना आइडिया नहीं लगाना, यहाँ पर आपको जो गद्यांश में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा आध्यात्मिक दुनिया का महत्व, तो ऑप्शन में पढ़िए कर्मयोग, ज्ञान योग, आध्यात्मिकता, बौद्धिक दृष्टिकोण, तो आ गया ना। और यहाँ भी आपने पढ़ा है आध्यात्मिक दुनिया का, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपके आंसर सोल्व होंगे। जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठोगे, और गलती कर बैठोगे तो भाई मार्क्स कटेंगे आपके। ऑफलाइन पेपर है तो थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया अगर आपको मैथ बाद में करना है, SST बाद में करनी है, तो आप पहले हिंदी सोल्व करें। हिंदी सोल्व जरूर करें, परंतु जब आप आपके जो सर्कल है उनको भरोगे तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर का जरूर ध्यान रखें कि कहीं आप जल्दबाजी में ऐसे करो 91 पर आपके या 31 पर भर दो और वहाँ आपके SST के क्वेश्चन आने हो, पूरे के पूरे गलत कर बैठो। तो अगर आप ऐसे पहले CDP सोल्व करके अगर आप हिंदी सोल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन सीरीज को ज़रूर ध्यान में रखें। इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और थोड़ी सी आपकी जो टेंशन होती है पेपर में वो भी कम होगी कि भाई हिंदी सोल्व हो गई, CDP सोल्व हो गई, जो जो आपको आता है आप पहले कर सकते हो। ऑफलाइन में ये है थोड़ा सा टाइम बच जाता है, लास्ट में आप अपना मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, SST है, उसको सोल्व आसानी से कर सकते हो। और आपको लगता है कि भाई कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको ज़्यादा टाइम देने से अच्छा उस टाइम उसको वहाँ पर छोड़ दो, बाद में उसको देखें, क्योंकि वहाँ पर देखोगे तो आपका दिमाग ख़राब होगा। दिमाग ख़राब होगा तो क्या पता आप अगला क्वेश्चन भी गलत कर बैठो। अगर एक बार पढ़ने पर, 2 बार पढ़ने पर भी नहीं समझ में आ रहा तो उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ो। आगे बढ़ के जब आपका पूरा हिंदी हो जाता है उसके बाद उस क्वेश्चन को देखिए, तब आपको 90% उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा थोड़ा सा फ्री माइंड से। अब देखिए चलिए आते हैं आपके अपने अगले क्वेश्चन पर। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, तो ये भी हमने पढ़ा था सॉरी। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके एकमात्र मार्ग है, तो क्या है, आ गया, अनुभव किया कि भक्ति ही उनका एकमात्र मार्ग है। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको पड़ी नहीं, तो कौन ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मानव जीवन का जो एकमात्र मार्ग है वो क्या है, भक्ति का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था, तो किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था। आप पैसेज पर देखिए आपने क्या पढ़ा था, इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। तो हम यहाँ पर पूछा नहीं समझा था, तो उन्होंने किस चीज़ को नहीं समझा था। ऑप्शन पढ़िए, ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कर्मयोग की, मानसिक। तो उन्होंने की बाकी सब चीज़ों को समझा था, जो है मानसिक विकास की जो आवश्यकता है उसको नहीं समझा था। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही हो जाएगा। अगर पूछा होता तो ये तीनों ऑप्शन में आ जाते, परंतु आपसे पूछा नहीं था, नहीं समझा था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। ऑप्शन पढ़िए, सबसे बुद्धिमान, उज्जवल पक्ष, मानव इतिहास, अधिक तेजी। तो आपसे पूछा है विशेषण विशेष्य, तो ये आपने पढ़ा होगा, विशेषण क्रिया की विशेषता को बताने वाले विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताई वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य। तो जो आपका ऑप्शन क्या है, सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि भाई पक्ष तो है उसकी, उज्जवल तो है, उज्जवल विशेषण की भी विशेषता बता दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो ठीक हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सापेक्ष का आप सभी को पता होगी। सापेक्ष का जो विलोम या एंटोनिम्स जिसको हम बोलते हैं वो क्या होगा, निरपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें तो कुछ ढूंढने की बात है, और सापेक्ष आपका कहीं से नहीं आया, आपका गद्यांश से ही पूछा गया, सापेक्ष दुनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
और लास्ट क्वेश्चन आपका अनसीज पैसेज का गद्यांश का, समूह से भिन्न शब्द मतलब जो समूह से मेल नहीं खाते, जैसे साल, मदद, तेजी, कर्म। तो इनमें से जो कौन सा शब्द है जो मेल नहीं खा रहा? देखिए साल, मदद, तेजी, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो कर्म है वो आपका अलग है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से थे भाई ये आपके गद्यांश और पद्यांश 15 नंबर के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आप ले सकते हो 15 में से 15 नंबर। और कुछ बेसिक सी बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। अगर आपको लगता है कोई सीटेट कर रहा है थोड़ी बहुत उसकी भी हेल्प हो जाए और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ जो मैं काम करा रही हूँ लोग पसंद कर रहे हैं। और वीडियो को देखने के लिए भैया आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय शिव शंभू।